हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं। आज हम इंसानियत के सफ़र के इंटरव्यूज़ का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने उत्पल याग्निक साहब को बुलाया है। वेलकम जनाब। आपको नमस्कार आज सर। इनका हम इंटरव्यू लेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे एक मजहबी इंसान से एक इंसानियत में मानने वाला या मानवता जिसको हिंदी में कहते हैं उसको मानने वाला इंसान बने। क्या वजह रही, क्या हुआ, कैसे ये सब कुछ हुआ, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मगर अगर आप भी अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो ghalib@ghalibkamal.com के ऊपर मुझे ईमेल करें ताकि मैं और अपनी स्टोरी ब्रीफली मुझे भेज दें कि आपके साथ क्या हुआ। कोई एक पैराग्राफ में कोई 100-200 वर्ड्स के अंदर अपनी स्टोरी लिख के मुझे भेज दें ताकि फिर आपकी स्टोरी को बताने के लिए फिर अगर हम इंटरव्यू करना चाहते हैं तो हम आपको फिर रीच आउट कर लेंगे उस बारे में। तो इन इंटरव्यूज के करने का मकसद क्या है कि लोगों को ये बताया जाए कि मजहब छोड़ देना या कोई भी रिलीजन छोड़ देना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है। लोगों के ऊपर आसमान से बिजली नहीं गिर जाती, लोग अंधे नहीं हो जाते, लोग पागल नहीं हो जाते। लोग बिल्कुल आम सीधे साधे इंसान ही रहते हैं और बल्कि उनका जो एक उनकी जो जिंदगी में बल्कि बेहतरी आ जाती है बहुत से लोगों की, इसलिए कि वो चीज़ों को रैशनली देखने लगते हैं। वो अपना वक्त मजहब की जो डॉगमेटिक चीज़ें हैं उनमें ज़ाया नहीं करते, अपने पैसे बर्बाद नहीं करते। और वो क्या करते हैं, वो इंसान को इंसान समझते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमेशा अच्छे इंसान बन जाते हैं। और हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं जिनमें से उत्पल याग्निक साहब भी एक है। तो जनाब वेलकम आज के शो में। थैंक यू कैसे हैं सर। आप? बस हाँ, एकदम बढ़िया सर, बिल्कुल। चलें। तो उत्पल का अपना भी चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उसको जाके आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, डॉगमा को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, रैशनैलिटी को प्रमोट करते हैं। तो उत्पल थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं कि आपने कैसी फैमिली में आंख खोली, कैसे लोग थे, कितने रिलीजियस थे, आसपास का माहौल कैसा था? हाँ, मेरा जन्म इंडिया में हुआ, गुजरात के अंदर। हम्म, पिताजी पढ़े लिखे थे, हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थे, बाद में वाइस प्रिंसिपल भी बने वहाँ पे। और मेरी मदर थी, वो वैसे हाउस वाइफ थी, पर उस जमाने में भी बीए पास किया हुआ था, तो मेरी मदर भी पढ़ी लिखी थी। मेरा जन्म हुआ पंडित फैमिली। अच्छा। तो हाँ, मजहबी माहौल तो बचपन से ही देखा। और मेरे रिश्तेदार भी मजहबी थे। दो मेरे रिश्तेदार हैं, वो काशी के पंडित हैं। यानी समझ लीजिए कि तकरीबन तकरीबन इस्लाम में जो मुफ्ती की डिग्री होती है, वही डिग्री हम्म, उनके पास है। हिंदुइज्म में वो शास्त्री थे। तो उनका तो बस गुजारा ही ये रिलीजियस रिचुअल्स पे होता था, कर्मकांड पे होता था। तो मजहबी माहौल बचपन से देखा, हाँ उतना नहीं था, पर था तो जरूर। हमें बचपन में दादी माँ ने, नानी माँ ने भूत प्रेत चुड़ैल भगवानों की लीलाएं, सब कहानियां बचपन से ही हमारे जहन में डाली गई, वो सब चीजें। और मेरी माता जी थी, वो रेगुलर, मेरी मदर जो थी वो रेगुलर पूजा करती थी, तो हम भी पास में बैठ जाते थे, सीखते थे कैसे पूजा होती है। और बचपन में कुछ ज्यादा तो समझ होता नहीं है, बच्चा पूछता है कि भगवान कौन है, कहाँ है, तो दिखा दिया जाता है ये भगवान है, उसको ऐसे हाथ जोड़ो, इन्होंने ही हमें बनाया है, पूरी कायनात को बनाने वाला यही है। तो ऐसे ही बस बचपन गुजरा मेरा। और पिताजी पढ़ने के बहुत शौकीन थे। और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मेरे लाइफ के दो टर्निंग पॉइंट है। पहला मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है जब मेरे फादर मुझे हाथ पकड़ के लाइब्रेरी में ले गए थे। तब मैं तकरीबन 9 साल का था। मैं बहुत शरारती था, मेरे भी सर फूटते थे, मैं लोगों के भी सर फोड़ दिया करता था, बहुत कंप्लेन भी आती थी। मेरी मदर भी पक जाया करती थी। तो फादर ने सॉल्यूशन में ये निकाला कि इसको लाइब्रेरी दिखा देते हैं। मुझे लाइब्रेरी ले गए।
वहां से मेरी एक जो बोलते हैं किताबों के प्रति रुझान शुरू हुआ, एक प्यार शुरू हुआ किताबों के प्रति। और फिर मैंने बचपन में परिकथाएं पढ़नी शुरू की। फिर उस टाइम पे कॉमिक्स आते थे, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, फैंटम वगैरह को पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे किताबों में मेरे जो इंटरेस्ट था वो बचपन से ही डेवलप होना शुरू हुआ। इसको मैं बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूँ। दूसरा मेरा टर्निंग पॉइंट आया जब मेरी लाइफ में ओशो की एंट्री हुई। मेरे पिताजी ओशो पढ़ते थे, पर उस टाइम पे उतनी हमें कुछ समझ भी नहीं थी। और मैं जब 17 साल का 17 ईयर्स का हुआ, तब मैंने पहली बार मेरे फादर के कपबोर्ड में से ओशो की बुक लेके पढ़नी शुरू की। और फिर तो देखना ही क्या था, पूरी लाइफ में चेंजेस होने ही शुरू हो गए। पहले ऐसे ही पढ़ने लगा, कुछ ज्यादा समझ नहीं आती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ओशो को समझने लगा, तो ओशो ने तो मेरे जो रिलीजियस बिलीफ थे उसको तोड़ के रख दिया पूरा। यानी जो बच्चा एक टाइम पे प्रैक्टिस करता था, पूजा पाठ कर लेता था, मंदिर वंदिर जाया करता था, उसको ओशो पढ़ते पढ़ते इतना समझ आ गया कि सारे जो ये मजहबी खुदा है वो बकवास है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो हम रिचुअल है जो फॉलो करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मजहबी खुदाओं से मेरा जो अकीदा था, किताबी खुदाओं पर जो मेरा अकीदा था, वो बिल्कुल ओशो ने तोड़ दिया। और मैं तो फिर खुलेआम बहस करने लगा लोगों के साथ। उस टाइम पे यंग एज में आप थोड़े हॉर्मोन्स की वजह से ज्यादा ब्लंट होते हैं, तो मैं बोल देता ये सब बकवास है, ये तुम्हारे मजहबी किताबों में सब गलत लिखा है। ऐसे मैं आर्ग्यूमेंट में आ जाता, लोगों से बहस भी करता था। तो धीरे धीरे करके मजहबी जो अकीदा था उसमें से ओशो ने मुझे निकाल दिया। पर मैं स्पिरिचुअलिटी में घुस गया, और बुरी तरह से घुस गया। क्योंकि एक तो पंडित फैमिली, तो ये तो बचपन से सुना होता है, मोक्ष, साल्वेशन, जिंदगी का अंतिम लक्ष्य तो बस यही है, मोक्ष पाना है। और ओशो उसकी ही वकालत कर रहे थे कि भाई आपको एंड में जो पहुंचना है, आपकी जिंदगी का जो रास्ता है, उसकी मंजिल तो यही है, आपको तो परम धाम में जाना है, एंड में अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचना है, या अनल हक तक पहुंचना है। तो उसमें बुरी तरह से घुस गया मैं। जब मैं 21 ईयर का था तब मैंने संन्यास भी लिया। ओशो ओशो तो उस टाइम पे चल बसे थे, पर उनके धर्मदूत थे आनंद स्वभाव जी, उसकी हाल ही में उनकी डेथ हुई। उनके हाथों से मैंने संन्यास भी लिया, और ओशो के जो मेडिटेशन थे वो भी करता था, ओशो के प्रवचन सुनता था, उनकी बुक्स पढ़ता था, उनकी वीडियो देखता था। यानी आप समझिए कि मैंने ओशो को पूरा चाट लिया। मैंने 200 से ज्यादा ओशो की बुक्स पढ़ी होगी, उतने उनके डिस्कोर्स सुने होंगे, उतने वीडियो देखे होंगे। तो मुझे उस टाइम पे मजहबी खुदा जो थे उसमें से तो मेरा यकीन चला गया था, पर स्पिरिचुअलिटी उसमें बुरी तरह से घुसा हुआ था, और एक तरह का गुरूर भी हो गया था। यानी कॉलेज में ओशो की बुक लेके जाते तो प्रोफेसर भी कुछ अलग नजर से देखते थे कि हाँ भाई ओशो को पढ़ता है। तो उस टाइम पे अभी भी ओशो की रिस्पेक्ट बहुत है, तो ओशो को पढ़ने वालों को इंटेलिजेंट समझा जाता है। तो प्रोफेसर भी जरा उस नजर से देखते थे कि हाँ भाई ये लड़का तो इंटेलिजेंट है। और ओशो को पढ़ पढ़ के डिबेट करना अच्छा आ गया था, तो मैं डिबेट कर लेता था। मैं यूनिवर्सिटी में चैंपियन था डिबेट में, कॉलेज में भी बहुत अच्छा डिबेटर रह चुका हूं। तो ये एक इम्प्रेशन मेरा क्रिएट हो गया था ओशो की वजह से। तो वो इम्प्रेशन भी मुझे मजा दे रहा था कि भाई मैं बात करता हूं तो लोग जरा चौंक के सुनते हैं कि ये तो कोई अनोखी बात कर रहा है, नई बात कर रहा है। हालांकि वो बातें सब ओशो से ही चुराई हुई होती थी, पर लोगों को मजा आता था और मुझे भी मजा आता था। तो धीरे 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 मैं मेडिटेशन वगैरह भी करने लगा, और मैं पूना भी हो आया, पूना के आश्रम में भी जाके रह के आया। तो ये सब कार्यक्रम चल रहा था।
और अब आता है मेरी लाइफ में एक शॉकिंग पीरियड, एक शॉकिंग इंसिडेंट, पीरियड तो नहीं बोल सकते उसको। मेरा एक छोटा भाई था, वो उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और अचानक से 18 घंटे में वो चल बसा, और मैं ही था उसके पास हॉस्पिटल में। तो मैंने उस टाइम पे जो डॉक्टर थे उनको बोला, मैंने कहा कि उसकी आई मुझे डोनेट करनी। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा हम प्रोसीजर शुरू करते हैं, आप जरा अब बाहर बैठिए। तो मैं जाके कार में बैठा और अचानक मेरे दिमाग में एक चीज जैसे बिजली कौंधती है ऐसे कौंध गई। अचानक से मुझे स्ट्राइक हुआ कि आत्मा है, आत्मा एक ही है, और आत्मा तो चली गई, तो फिर ये आंखें जिंदा क्यों है? मैं उसको डोनेट करूंगा और वो दूसरे की आंख पे लगेगी और वो आदमी देखने लगेगा, इसका मतलब है आंख जिंदा है, तो आत्मा चला गया तो आंख को भी मर जाना चाहिए। यहां से मेरा जो बोलता है ना कि थिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ अलग तरह से। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल गमजदा माहौल था। मेरा ब्रदर बहुत यंग एज में चल बसा था, तो उस टाइम पे तो पर वो मेरे दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा था कि एक्चुअली ये चीज क्या है। वहां से अब तक क्या था कि मैं ओशो को पढ़ते पढ़ते ये मानता था कि भाई जो हम बोलते हैं कि बूतों में खुदा है वो तो नहीं है, कहीं पे भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में खुदा नहीं है, पर खुदा हर जगह पे है, कण कण में है भगवान, हर जगह पे वही है। यानी मैं ये मानता वजूद जैसे उर्दू में कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मानता था मैं, तो मैं पूजा पाठ बंद कर दिए थे, जो मजहबी रिचुअल्स है वो मैंने बंद कर दिए थे, पर गॉड पे यकीन टूटा था ऐसा नहीं था। मैं गॉड को हर जगह पे मानने लगा था कि हर जगह पे है, जर्रे जर्रे में खुदा है, ऐसा मानने लगा था। और आत्मा होती है, रूह होती है, इस पे तो पूरा यकीन था, और उसको पाना भी है, आत्म साक्षात्कार भी करना है, वो भी था। अब वो यकीन थोड़ा डगमगाने लगा उस टाइम पे। फिर जैसे ही उस माहौल से मैं बाहर आया, तो मैंने थोड़ा पढ़ना स्टडी करना शुरू किया कि मरने के बाद इंसान के कौन कौन से ऑर्गन जिंदा रहते हैं, क्या होता है। वो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा तो पूरा सर चकरा गया। फेफड़े भी जिंदा रहते हैं, गुर्दे भी जिंदा रहते हैं, लीवर भी जिंदा रहता है, दफनाए हुए इंसान के नाखून और बाल भी बढ़ते रहते हैं। मैंने कहा ये माजरा क्या है भाई? यदि आत्मा होती तो फिर ये सब तो खत्म हो जाना चाहिए था, एक साथ ही सब खत्म हो जाना चाहिए था। फिर मैंने ये कॉन्शियसनेस और ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। तो जितना मैं समझा पढ़ा, न्यूरो साइंस को भी थोड़ा पढ़ना शुरू किया मैंने, तो वहां से मेरा कंक्लूजन ये था कि भाई जिसे हम मैं बोलते हैं, ईगो कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो एक ब्रेन का एक फंक्शन है और कुछ नहीं। जो हमें ये ख्याल देता है, ये एक एहसास देता है कि मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं। ये जैसे जैसे क्लियर होता गया मेरे दिमाग में, तो सारे रिचुअल, ये जो ध्यान और मेडिटेशन और ओशो की जो कलाबाजियां थी, वो सब धीरे धीरे मेरे सामने गिरने लगी। और मैं ओशो को, पहले भी मैं बिल्कुल भक्त बन के तो ओशो को पढ़ता नहीं था, यानी मैंने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली थी ओशो की, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। मैं उस टाइम पे भी डाउट करता था। जैसे ओशो ऐसा कहता है कि आप 90 दिन तक डायनेमिक मेडिटेशन करो तो आप में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब मैं ओशो आश्रम में जाता था तो वहां पे मैं देखता था ओशो के जो भक्त लोग हैं, उसके सन्यासी है, वो 20-20 साल से लगा हुआ है, कोई मेडिटेशन में 30 साल से लगा हुआ है। तो मैं देखता था उनकी लाइफ में कोई मुझे ज्यादा चेंजेस तो दिखते नहीं थे। वही ईगो है, वही जेलसी है, वही उनका एंगर भी कंट्रोल नहीं है, वो भी बात बात पे भड़क जाते हैं। तो मैंने कहा इनको एक्चुअली ये मेडिटेशन इतने लगे हुए हैं, करने से फायदा क्या हुआ है?
काफी हाँ, मगर बढ़िया। ओशो हाँ जी। का जो कॉन्सेप्ट था हिंदुइज्म में, मेन कॉन्सेप्ट है कि जी ये आत्मा यहाँ से निकलेगी तो फिर इसका दोबारा जन्म होगा। ओशो क्या हाँ, इस चीज में बिलीव कर रहा था या नहीं? अरे बिल्कुल कर रहा था। ओशो ने तो अपने अपने पुनर्जन्म की पूरी कहानी कही है लोगों को कि अच्छा। एक्चुअली मैं एक सन्यासी था और मैं एक साधना कर रहा था और मेरी साधना खत्म होने को ही थी। उसके 7 दिन पहले मेरे एक दूसरे गुरु भाई ने, यानी एक होता है मास्टर, उसके कई सारे डिसाइपल होते हैं, उसमें से ही एक मेरे कलीग ने मेरा मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के पीछे उसकी मंशा नेक थी। वो उसकी मंशा ये थी कि यदि इसने ये 7 डेज का फास्टिंग था वो कंप्लीट कर दिया और इसकी साधना कंप्लीट हो गई तो इसका दूसरा जन्म नहीं होगा और इसके ज्ञान से, इसका जो नॉलेज है उससे पूरी दुनिया महरूम रह जाएगी। तो उसने अच्छे मन से मेरा कत्ल कर दिया। इसको वो जोड़ते हैं जुडास और जीसस क्राइस्ट के साथ कि जुडास ने भी जीसस क्राइस्ट को पकड़वाया, उसके पीछे भी उसकी मंशा यही थी कि जीसस का भी पुनर्जन्म हो। तो यानी वो उसीलिए जीसस जीसस, जो गॉस्पेल ऑफ जूडस इसकैरियोट को बीच में लेके आ रहा था, जो कि एक बेसिकली एक फोर्जरी है, क्योंकि जो अच्छा, ओनली गॉस्पेल ऑफ जूडस इसकैरियोट ये कहती है कि जूडस ने जीसस को अच्छी इंटेंशन से कत्ल होने के लिए हाँ पुट फॉरवर्ड किया था। हाँ मगर एक बात है कि जो सबसे खतरनाक चीज है हिंदुइज्म में, वो जो आत्मा से रिलेटेड और पुनर्जन्म से रिलेटेड, वो तो हाँ हाँ कास्ट हाँ सिस्टम है। तो हाँ। फिर ये कास्ट सिस्टम को कैसे जस्टिफाई करता था या डिनाई करता था ओशो? नहीं, ओशो कास्ट सिस्टम को तो बुरी तरह से धोते थे और सही हम्म। है। ओशो ने बहुत अच्छा भी काम किया, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चालबाज आदमी था। कहीं कहीं औरतों के हुकूक के लिए और यंगस्टर के हुकूक के लिए खुल के वकालत करने वाला आज तक इंडिया में कोई बाबा पैदा नहीं हुआ जितना ओशो ने वकालत की। मगर कास्ट या सिस्टम फिर के खिलाफ। हाँ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ खुल के बोले। खुल के यानी उन्होंने जो दलितों और पिछड़ों पे जो जो अत्याचार हुए हैं या औरतों पे जो अत्याचार हुए हैं उस पे खुल के बोला है उन्होंने कि भाई ये धर्म के नाम पे गलत हुआ है और इसके पीछे आपकी मजहबी किताबें, आपके अकीदे जिम्मेवार है। आप लोगों ने ये गलत शलत जो प्रणाली का, यानी बोलते कस्टम को धर्म के नाम पे मान लिया, उसको फॉलो करने लगे और इससे आपने बहुत लोगों के साथ काफी बुरा किया है। वो तो बोलते हैं ये मजहबी किताबों को जला दो, कोई कोई जरूरत नहीं है। वो यहां तो तक क्या कहते हैं ओशो के कि आश्रम में दलित हाँ भी जी, उस तरह ही वेलकम होते थे जैसे हायर कास्ट के लोग होते थे या नहीं? नहीं, ओशो के आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था आप कौन सी कास्ट के हो। वहां पे अच्छा। एक्चुअली तो लेडीज और जेंट्स का भी फर्क नहीं था। यानी आपकी दोस्ती हो गई कोई लड़की के साथ तो आप ऐसा बिहेव कर सकते हो जैसे लड़के के साथ हो। यानी वो कंफर्ट है तो उसमें भी ऐसा नहीं था कि जोर जबरदस्ती। यदि वो आपके साथ इतनी कंफर्टेबल है तो उसको हक करना, किस करना, उसकी गोदी में सो जाना, उसको गोदी में उठा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ हाँ, पे ये जो ये जो बैरियर्स सेक्सुअल थे, एडवेंचर्स हैं खास तौर पे, इसको भी लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं नहीं, सेक्सुअल एडवेंचर्स को भी वो गलत तरीके से लेता है। यानी वो ऐसा सोचते हैं कि वहां पे सिर्फ सेक्स ही होता है और कुछ नहीं। एक्चुअली वहां पे रियल फ्रीडम होता है, जिसे हम सही अर्थों में फ्रीडम बोलते हैं वो। क्योंकि मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत गया हूँ, मेरी वाइफ को लेके जाता था। यदि ऐसा होता तो मेरी वाइफ को थोड़े ही मैं लेके जाता, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे वो होता था कि भाई कोई लड़की आपसे प्यार करती है, यानी आपसे अट्रैक्ट है, प्यार भी नहीं है, अट्रैक्ट है, सिर्फ अट्रैक्शन, और वो आपके साथ सेक्स करने को एग्री है, तो वो लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन करने की क्या जरूरत है। आप दो मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी, हाँ, मगर जिसको जो जो करना है मेन करने दो। ऑब्जेक्शन आए थे ओशो पे, खैर चले, मैं ये बात हाँ किसी जी और हाँ जी हाँ टेंगल जी, पे जा आप रही है, पूछ मगर सकते इसको हैं। अभी कंक्लूड करते हैं। अभी से कंक्लूड करते हैं ताकि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस जाएं। हाँ जी हाँ माइनर्स जी। के साथ जो सेक्स का इशू, जो स्कैंडल बना था यूएस में, वो बड़ा खतरनाक, अच्छा। क्योंकि नहीं। वहां पे अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स हुआ था ओशो ओके। के
हाँ, वो एक स्कैंडल था। अब मुझे इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट रियलिटी नहीं पता कि क्या थी और क्या नहीं, ये कंक्लूजन। तो मेरे ध्यान हाँ, में भी नहीं है। और वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जो ओशो पे पूरी सीरीज आई नेटफ्लिक्स में, कहीं पे ये बात नहीं आई मगर उसमें। वो जो खातून थी जिसने कोई टेररिज्म में आ गई थी, क्या उसका नाम हाँ था हाँ यार, हाँ, मेरे नाम से माशिला, निकल गया। माशिला। हाँ, मगर ये बात मुझे पता है कि माइनर वाला भी इशू कुछ एक बना था। मगर चले खैर, बात यह है गुड। कि ओशो को हम थोड़ा सा वो भी दे सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, अब क्योंकि बेनिफिट ऑफ दुनिया डाउट। में जब भी कोई नया रिलीजन या नई थॉट बनती है, कोई कल्ट बनता है, तो लोग सबसे पहले उसके ऊपर यही लगाते हैं इल्जाम कि हाँ जी, क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी यही लगता था कि जी ये तो जी इनकी तो जो पार्टीज है उनमें जो है ना ग्रुप सेक्स होता है, यहाँ हाँ इस हाँ तरह हाँ, की बातें बिल्कुल। कही जाती हैं। तो आई थिंक के दुनिया का कोई भी रिलीजन या रिलीजियस कल्ट ऐसा नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह के सेक्सुअल स्कैंडल ना आ रहे हों। और ओशो भी और वैसे तो हो सकता है कि मगर होते तो सब जगह हैं, मगर फिर जारी बात है जब कल्ट्स के सामने आते हैं, नए कल्ट्स जो होते हैं उनके जब सामने आते हैं तो पुराने रिलीजन उसके ऊपर ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। राइट। चले और मगर ओशो ओशो के बारे में मैं एक बात क्लियर कर लूं कि ओशो एक बाबा था। वो लोगों को लूटता था, लोगों को ठगता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा यही कंक्लूजन है कि वो एक बाबा था। पर एक है कि उसने थोड़ा बहुत दुनिया को दिया भी, ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ ठगी की है। तो मैं उसको, क्योंकि मेरी लाइफ में ओशो ने बहुत कुछ दिया है मुझे, मैं आज जो कुछ भी हूं, यदि मैं ओशो को नहीं पढ़ता होता तो मैं उतने खुले दिमाग वाला नहीं होता, वो पक्का है। तो ओशो ने मुझे भी दिया है, दुनिया को भी बहुत कुछ दिया है। पर एंड में वो आदमी एक ठग था, एक कॉनमैन था। और मैंने अपनी डोबा बॉय के साथ मैंने ओशो पे काफी डिस्कस किया है, तो मेरे चैनल पे भी वो उपलब्ध है, ओशो गॉड और अ कॉन मैन। तो उसमें मैंने खुल के ओशो पे पूरी बात की है डिटेल में। अच्छा, तो आप फिर ओशो वाले सर्कल से फिर निकले तो कैसे निकले? बस सर धीरे धीरे जैसे मेरा ये डाउट क्रिएट होने लगा कि भाई आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और जब मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि आत्मा है ही नहीं, ये सिर्फ हमारा एक ब्रेन के अंदर का फंक्शन है, जब ये मेरे दिमाग में क्लियर हो गया तो आत्म साक्षात्कार, मेडिटेशन, मोक्ष, पुनर्जन्म, थियरी ऑफ कर्मा सब गिर गए। थियरी ऑफ कर्मा में तो वैसे भी मेरा डाउट था, क्योंकि थियरी ऑफ कर्मा तो बिल्कुल बकवास, एकदम बकवास थियरी है। यानी जो लॉ है कॉज एंड इफेक्ट का, उसको देखे तो मैं आग में हाथ डालूंगा तो तभी मेरा हाथ जलना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि मैंने आग में हाथ डाल दिया और 3 महीने या अगले जन्म में मेरे हाथ पे फूला पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बकवास जैसी बात है। तो मैं कोई चीज करता हूं, उसका रिवॉर्ड या पनिशमेंट मुझे अगले जन्म तक क्यों खींचेंगे भाई। और दूसरी चीज है कि आपने जो भी किया है यहाँ पे, अच्छे ये बुरे कर्म जिसको बोलते हैं, उसका एक अकाउंट बनता है। हिंदुओं में मरने के बाद ये अकाउंट के हिसाब से आपको स्वर्ग या नरक में भेजते हैं, अकॉर्डिंग टू योर डीड्स, योर कर्मास। अब आपको या स्वर्ग में भेज दिया या नरक में भेज दिया तो आपका अकाउंट तो नील हो गया ना। आपको जो मजा करना था स्वर्ग में वो आपने अपने पुण्य के हिसाब से कर लिया, या आपने जो भी बुरा किया था उसका जो भी पनिशमेंट था आपने नरक में उसको झेल लिया, तो आपका अकाउंट हो गया जीरो। फिर बोलते हैं नहीं, आपका दूसरा जन्म भी होगा ना, वो उस अकाउंट के हिसाब से होगा। कैसे होगा भाई, वो तो जीरो कर दिया ना मैंने। अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, वो तो जीरो हो गए। फिर नया जन्म हमारे पुराने जन्म के कर्मों से कैसे रिलेट करोगे? इनका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो थियरी ऑफ कर्मा तो एकदम बकवास है। और ये थियरी ऑफ कर्मा इंसानों पे ही क्यों लागू होती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आप दूसरे जो, मगर ये क्या ऐसा नहीं कहते कि शेर का भी कर्म इस जन्म में जो कर रहा है अगले जन्म में सजा मिलेगी, ऐसा कहते हैं या बोलने नहीं वाले कहते? तो यहां तक बोलते हैं, बोलने वाले तो यहां तक बोलते हैं कि भाई चूंटी का भी होता है। तो क्या मैंने तो भगवान है या वॉचमैन है, क्या है, क्या चौकीदार मगर बना एक रखा बात है है ना हमारे? सोचने वाली। अब चूंटी बेचारी को क्या समझ कि वो क्या कर रही है, क्योंकि चूंटी को तो जो क्वीन होती है उसने फेरोमोन्स छोड़े हैं और वो तो जो उसके जैसे वो गाइड कर रही है वो करी जा रही है।
यूनिटी तो हाँ। बेसिकली एक रोबोट है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट है और वो बेचारी करती जा रही है, राइट। और उसको तो कुछ भी पता नहीं है ना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। कर्मा तो उनका जानवरों की भी इस तरह का होता है कि जानवर बातों को समझने के काबिल नहीं होते, उसका जो इंस्टिंक्ट है वो बेचारा उस पर ही चल रहा है, वो मर जाएगा उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है। अगर उसके लिए इंस्टिंक्ट को फॉलो करना एक मौत भी है ना, वो तब भी उसे फॉलो करेगा। हाँ, राइट। ऐसे नहीं हो सकता कि वो नहीं। अब शेर के पास कितना का कर्म है भाई, वो गोश्त के अलावा तो कुछ खा नहीं सकता, कुछ बेचारा खा ही खाएगा नहीं तो मर सकता। जाएगा, मर राइट। जाएगा वो बेचारा, वो क्या करेगा। बिल्कुल। तो वो उसके अब पास तो उसे आप, चॉइस ही नहीं है। हाँ, उसे आप मर्डर समझ के जितने वो कत्ल करता है उसके लिए उसको फिर नर्क में भेजोगे तो वो तो बाहर ही नहीं आ पाएगा, वो तो उधर ही सड़ता रहेगा बेचारा। हाँ, तो ये तो बात बहुत ये बकवास थियरी है, थियरी ऑफ कर्मा। पुनर्जन्म की भी थियरी बिल्कुल बकवास है, क्योंकि वो भी थियरी ऑफ कर्मा पे ही टिकी हुई है। उसका पुनर्जन्म का आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा वो थियरी ऑफ कर्मा से मिलेगा, और कहीं से नहीं मिल सकता। ये एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे जो पंडित लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा एक ऐसा निजाम क्रिएट किया था, ऐसा सिस्टम क्रिएट किया था कि कहीं पे बगावत हो ही नहीं, यानी इंसान लोगों को के जितना। ऑपरेशन का एक सिस्टम। हाँ बिल्कुल। यानी आप सोचिए ना, इंडिया के अंदर बगावत कब हुई? जब लोगों ने अंग्रेजी तालीमत लेनी शुरू की, तब रियल में बगावतें शुरू हुई। जितने फ्रीडम फाइटर है उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मैकोलो के एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हैं, और कुछ तो फॉरेन जाके पढ़े हैं। तब उनको पता चला कि ये क्या, वरना तो वो लोग तो यही समझ रहे थे कि भाई ये भी हमारा कर्म है, हमारे बुरे कर्म है, हमें झेलना पड़ता है, बस बात खत्म। और अभी भी ये थियरी ऑफ कर्मा हमारे जो भारत के लोग हैं उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो भी आज भी उनका कुछ भी बुरा होता है तो उसको वो ब्लेम करेंगे कर्मा को, या कुछ भी अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट भी कर्मा को देंगे कि भाई हाँ मैं बच गया, मेरे अच्छे कर्म बीच में आ गए, या मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म बीच में आ गए। तो ये तो बहुत गोलमोल हिसाब ऐसा है कि कहीं पे भी कर्मा को घुसा दे। यानी मैं आपको बात बताऊं, मेरे तो कुछ रिलेटिव ये काम करते हैं ज्योतिष वगैरह का। तो जो ज्योतिष होते हैं आपको ऐसा प्रिडिक्शन देंगे कि भाई 6 महीने में आपका भला होने वाला है, कोई ना कोई आपको बिजनेस में फायदा होगा। सपोज आपको नहीं होता, आप वापस जाके ज्योतिष के पास जाते हो कि भाई आपने तो बोला था 6 महीने में मुझे फायदा होगा, पर मेरा फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा मुझे नुकसान हो गया। तो ज्योतिष इसका तोड़ कहां से निकालता है? ये बोलता है एक्चुअली आपके इस टाइम पे जो ग्रह है, प्लेनेटरी सिचुएशन जो बनती है उसमें तो आपको फायदा होना ही था, पक्का है। पर मुझे लगता है आपके पुनर्जन्म के कर्म आपको बीच में आ गए, आड़े आ गए, इसीलिए आपका फायदा नहीं हुआ। अब आप इसका तोड़ निकालिए, कहां से लाएंगे? उसका कोई तोड़ नहीं है, जारी बात है। उसने वो बात कह दी, अब उसने अपना फॉल्ट बंदे पे डाल दिया कि मेरा फॉल्ट नहीं है कि मैंने गलत बताया, ये तुम्हारा फॉल्ट है कि तुम्हारे तुमने पूर्व गलत जन्म के काम किया। कर्म बीच में आ गए, मैं क्या करूं भाई? अब उसको भी पता नहीं है पूर्व जन्म में उसने क्या किया था। तो ये बड़ा गोलमोल सा हिसाब है इसका कि। और फिर तो मैं जैसे ओशो को पढ़ने लगा था उस टाइम पे ये कास्ट सिस्टम वगैरह में तो मैं बिलीव ही नहीं करता था। और मैंने तो अपने घर में भी डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मैं अपने हिसाब से शादी करने वाला हूँ, मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा जिसे आप पसंद करें और मैं पहचानता भी ना हूं। तो आप ये चिंता छोड़िए, मैं अपने हिसाब से लड़की देख लूंगा और मैं शादी करूंगा अपनी पसंद की लड़की के साथ। तो मेरी लव मैरिज हुई। फिर हमारे यहाँ पे बोला जाता है लव मैरिज, इसको तो मैं भी वही वर्ड यूज करता हूँ कि कॉलेज में था और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, और फिर उसके फादर मदर को इन्फॉर्म हमने किया पहले कि भाई हम लोग शादी करना चाहते हैं, पर उसकी कास्ट अलग थी, मेरी कास्ट यानी अलग थी, तो वो प्रॉब्लम। पंडित नहीं थे, वो पंडित नहीं, नहीं वो थे। पंडित नहीं थे, वो पटेल थे। एक्चुअली वो आते हैं थोड़े शूद्र टाइप के कास्ट में आते हैं। पंडित जो होता जो पटेल होते हैं पटेल जो है वो वो ब्राह्मण भी नहीं है और वो हाई कास्ट लोग नहीं है। नहीं, वो हाँ। खेती वाले काम करते हैं, वो अच्छा है। अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है मेहनत ठीक है। मजदूरी वाला काम। तो फिर फिर भी वो रेडी नहीं थे, क्योंकि उनका भी बहुत जो कम्युनिटी होता है वो यानी जो बहुत। पटेल थे वो भी एक पंडित को हाँ, अपनी बेटी देने पर राजी नहीं नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, हम यानी अपनी ही कास्ट कास्ट सिस्टम में। इतना बुरा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जेला है सर, मेरा तो मर्डर होने वाला था, मैं डिटेल देता हूँ आपको। तो क्या हुआ कि भाई मुझे कोई ऐसा
जिसे बोलते हैं ना कि अचानक से झटका नहीं देना था, तो हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। मुझे भी पता था रिएक्शन क्या होने वाला है, वो तो मना ही करने वाले हैं, पर हम लोगों ने एक मीटिंग भी की, बताया कि भाई हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर वहां से मना आ गया। फिर इसके मेरी वाइफ के फादर ने प्रिपरेशन शुरू की उसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करने के लिए। तो मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसा है, तो मैं उसको लेके भाग गया और हम लोगों ने भाग के शादी की। तो 1 महीने तक मुझ पे खतरा था, मेरी जान पे बन आई थी कि यदि मैं उनके हाथों चढ़ जाता तो मेरा कल्याण होने वाला था। पर क्या हुआ कि उन लोगों ने फिर हमारे जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, चलो होना है हो गया, भाग गया है लेके। अब लड़का क्या है, खानदान क्या है, वो सब देखते हैं। तो उन लोगों ने फिर मेरे बारे में छानबीन करनी शुरू की, तो खानदान वगैरह सब अच्छा मिला और कॉलेज में मेरी रिपोर्ट भी अच्छी थी, प्रोफेसर वगैरह ने कि भाई लड़का तो अच्छा है, आपकी बेटी को खुश रखेगा। तो फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ और फिर तो मैं अब तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब मगर फिर सर आंखों पे बिठाते हैं अभी तो। फिर इस शादी का क्या आपकी फैमिली की तरफ से कोई बैकलैश आया? वो तो ब्राह्मण थे ना? नहीं, मेरी फैमिली थोड़ी मेरी वजह से, एक तो मैं जिद्दी किस्म, मैं पहले से ही रिबेलियस किस्म का इंसान था, मेरे सामने किसी की चलती नहीं थी। और दूसरी चीज ये थी कि मेरी फैमिली थोड़ी ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड थी, पर्टिकुलरली मेरे फादर मदर। मेरे चाचा वगैरह तो अपोज में आए थे, मेरे मामा वगैरह भी अपोज में मगर आए क्योंकि थे। आपके माँ बाप दोनों, आपके फादर हाँ, टीचर वो थे, तो सपोर्ट वो में जरा थे कि भाई उसको जिंदगी गुजारनी है, उसने जो पसंद किया हमें तो गुजारनी नहीं है, जो तो दो खुद ही जानेंगे उनको क्या करना है, हमें क्यों बीच में मगर टांग हिंदू लड़ानी। समाज में जो इस तरह की इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, हाँ उनको जी। फेस क्या करना पड़ता है? सर फर्ज करें अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फर्ज करें हाँ आप जी, हाँ इंडिया जी, के हाँ किसी जी। बैकवर्ड ऐसे गांव में रहते जहां के ऊपर ये चीज बहुत बड़ा टैबू आज भी समझी जाती है, तो आपके हाँ साथ क्या हाँ होता? हाँ। आपके बच्चों के साथ क्या होता? अरे सर, एक्चुअली सच में बताऊं कि बुरे से बुरी इम्पैक्ट होती है ऑनर की लिंक, आज भी होती है। मार डालते हैं, हाथ में आ जाए तो बच्चे दोनों को मार देते हैं। फिर होता है बिरादरी से बाहर निकलना, यानी हम आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, यानी हम्म। बिल्कुल कट ऑफ, फैमिली से कोई हम्म। रिलेशन नहीं। ओके, सपोज फैमिली से कट ऑफ हो गए आप और फिर आपके बच्चे हुए और बच्चों की शादी करनी है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उधर आता है, क्योंकि आपके बेटे या बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आज भी है। आज भी आप यूपी, बिहार और जो बिल्कुल जिसे बोलते हैं हरियाणा वगैरह जगह चले जाए, तो वहां पे अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है, पर्टिकुलरली मगर गांव के अंदर। इधर ही अगर हम ये इमेजिन करें कि आपकी जगह कोई लड़की होती है और वो पटेलों के लड़के से शादी कर लेती, तो फिर क्या होता? तो वहां पे पटेलों में थोड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो कास्ट है ना, वो थोड़ी रिजिड है, आज भी है। तो वहां पे भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, लड़का हो या लड़की हो, कोई बाहर से ऐसे। और खास करके ये है कि साले तुम होते कौन हो अपनी मर्जी से तय करने वाले, वहां पे ईगो पे आ जाती है बात कि तू मगर क्या अभी। आप क्या हाँ, समझते हैं कि ब्राह्मण समाज इसको एक्सेप्ट आज भी करता है कि ब्राह्मणों की नहीं, लड़की दूसरों के साथ शादी कर रही? ये तो समझिए लड़के के कि मामले में जितनी रेजिस्टेंस आती है, लड़की के मामले में उतनी आती है, ज्यादा आती है? लड़की के मामले में ज्यादा आती है। और लड़कियां मरती हैं इस तरह, और उनकी हाँ लड़ाई में हाँ ज्यादा हाँ लड़कियां हाँ, मरती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ब्राह्मणों में भी होता है, मेरे पास के ही गांव में एक दूसरे ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे फैमिली की। तो वहां पे एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, उसको रातों रात मार दिया गया और जला भी दिया गया, और पूरा केस क्लोज हो गया कि भाई उसको हार्ट अटैक आया था, हार्ट फेल हो गया सडन और मर गई। 19 साल की लड़की थी, रात में ही पूरा खेल हो गया था उसका। तो ये मगर तो ये होता है। वैसे हिंदुइज्म में ना ये बड़ी एक अजीब बात है, क्योंकि ये बात जो है ना बड़ी रिकरिंग है। मुसलमान पाकिस्तान में अगर किसी को मारते हैं ना, और मार के कहीं गाड़ देते हैं, तो आप महीने बाद भी लाश निकालेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका हाँ, मुंह यहाँ बंद पे तो है। कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे जब जला देते हैं ना, तो फिर कुछ भी समझ नहीं आती कि क्या हुआ क्या बिल्कुल नहीं हुआ। ये बहुत बिल्कुल। एक गंदी किस्म की चीज है, राइट जिसको आई राइट। थिंक के हिंदुइज्म में भी अब जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसको क्या कहा जाए, कैसे किया जाए? खैर और गांव, और गांव हाँ की जी। बात है तो पुलिस को भी कोई इन्फॉर्म नहीं करता ना। यदि गांव में हम्म। आपकी जबरदस्त दुश्मनी है किसी के साथ,
तो वो बंदा कर सकता है। यदि आपके गांव में सबकी बनती है, सबके साथ आपकी बनती है, तो गांव वाले आपके सपोर्ट में है कोई। और ज्यादातर क्योंकि ऐसा वो भी होता है आपकी कि बरादरी आपकी जात के हैं, उनको भी हाँ पता है बिल्कुल हमारी लड़की बाहर जा रही थी ना मार दी, बल्कि उस बंदे की ज्यादा इज्जत करेंगे। बिल्कुल। और कभी कभी तो पुलिस भी सपोर्ट में आ जाती है कि हाँ अच्छा किया भाई, हम भी लड़की वाले हैं, हम भी समझते हैं क्या होता है, इज्जत क्या होती है। तो वो भी सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी आते तो वही कम्युनिटी वही सोसाइटी से है ना, उनका माइंडसेट भी वही होता है। तो ये तो पूरी एक समझिए कि एक सड़ी हुई सिस्टम है, और उसमें से बहुत बू आ रही है। ओशो का वर्ड है ये, और मैं भी एग्री करता हूं कि ये बू आ रही है, इसको जला दो अब। पर अभी उतना थोड़ा कम हुआ है, ये भी नहीं मैं कहता कि अभी पहले जैसा ही है, काफी कम हुआ है। फिर भी आज देखिए ना, होटल में खाने जाते हैं तो कोई नहीं पूछता किसने पकाया है, उसकी जात क्या है। सामने आपके बैठ के खा रहा है, कौन जाति का है कोई नहीं पूछता। तो ये सब थोड़ा कम भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहले जितना ही है। पहले तो बर्तन भी अलग होते थे, उसको होटल में घुसने भी नहीं देते थे, ये सब था। अब तो ट्रैवलिंग में भी आपके पास कौन बैठता है, कोई जात तो पूछता नहीं है, या ये भी नहीं कहता कि ये अब दलित है ये तो चीज इसके साथ में। मेजॉरिटी तौर पे शादी ब्याह तक रह गई है। हाँ, अब ज्यादातर शादी ब्याह तक ही बात रह गई है। और अब क्या हुआ है कि इंडिया में जो स्त्री भ्रूण हत्या होती है, यानी जो बेटी होती है उसको पैदा होने से पहले ही निकाल देते हैं, तो बेटियों की अभी कम हुई है, लड़कियां कम होने लगी है कुछ कुछ बिरादरियों में। तो वहां पे उनको मजबूरी में दलित और आदिवासी लड़कियों से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि पैसे क्योंकि दे के उन्होंने शादी अपनी करनी बेटियों पड़ती के है अबॉर्शन गरीबों की करा दिए लड़कियों हुए से। हैं, हाँ क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों के अबॉर्शन करा दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वहां पे तो नाक रगड़ के करना पड़ेगा ना। तो हाँ ये ये भी तो है। है। मगर एक चीज आके, ये सारी जो सिचुएशन आप बयान कर रहे हैं, हम्म। क्या गांव में और शहर में कितना डिफरेंस है अभी? शहर में अब तकरीबन तकरीबन शादी तक आ गई है बात कि भाई शादी है तो देखेंगे। उसमें भी ये है कि भाई हाँ थोड़ा हायर लेवल का है तो वो थोड़ा ऊंच नीच होता है तो एडजस्ट कर लेता है। यानी कोई ब्राह्मण है और बनिए की लड़की है तो हाँ चलो कोई बात नहीं, क्षत्रिय की लड़की है तो चल जाएगी। क्षत्रियों और बनियों में भी ऐसा हो गया है कि हाँ भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। पर यदि कोई नीची कास्ट की आ गई तो फिर भी प्रॉब्लम तो होता है। अभी भी उस पर बहस होती है, घर में झगड़े होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं फिर भी वो कैसे मन मार के एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई चलो अब छोड़ो, और फिर वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। तो है प्रॉब्लम तो है, डेफिनेटली है। अभी उसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, वो दिख रहा है, आपका प्रॉब्लम वैसे दिख रहा क्या है। विजन क्या है? अभी कितना और अरसा लग जाएगा इसमें? 100 साल, 200 साल, कितना? अभी मुझे लगता है जैसे ये गवर्नमेंट आई है ना, ये तो एक्चुअली क्या करती है कि आपके जितने मजहबी सुपरस्टिशंस है ना उसको बढ़ावा देती है। ये इसने जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको भी बहुत गहरा किया है। कास्टिज्म को गहरा करने की पॉलिटिक्स अभी पूरे इंडिया में चल रही है, वो दलितों में भी चल रही है। दलित भी अपनी कास्ट पॉलिटिक्स इस तरह से करते हैं कि दलित है वो दलित बन के ही रहे, वो भी अपना याद रखे कि मैं दलित हूं भाई, और मुझे इन लोगों ने बहुत सताया। जैसे ये है ना कि अभी आरएसएस वालों का प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि मुस्लिमों ने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए, मुस्लिमों ने मुगलों ने आके हम पे कब्जा किया, हमारी बहु बेटियों का रेप किया, हमें मारा काटा, तो अब क्या करेंगे हम इनका बदला ये मुसलमानों से लेंगे। ऐसे ही दलितों में भी ये पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई ये जो उच्च वर्ण है, जो थोड़े उच्च वर्ण में आते हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, तो हम क्या करेंगे, हम इनको ठीक करेंगे, अब इनको बेटे को नहीं, ठीक मगर उनके करेंगे। पास इतनी को पावर नहीं है ना। नहीं है, पर ये नरेशन चल मतलब ये तो रहा है सिर्फ, वहां पे भी। देखें, जिस आदमी को मार पड़ी होती है क्या उसको भूलता तो फिर नहीं है वो। नहीं है, सही है बात, वो तो चलता रहेगा। हम पर कह ये सकते है ना हैं, कि मगर अभी एक बात है कि अभी भी अगर हाँ ये जी, देखा जाए कि ज्यादा क्राइम कौन कर रहा है, तो वो हायर कास्ट लोग ही कर रहे हैं। जैसे आए हाँ दिन रोज ही अभी भी रेप एंड मर्डर जो है वो दलित लड़कियों का बहुत ज्यादा बड़ा इशू है। फिर ये हाँ, इंटरकास्ट मैरिज दलित लड़का अगर कर ले तो बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा घोड़ी इशू पे है। नहीं बैठने देते, घोड़ी पे बैठने की वजह से अरे लोग कत्ल अभी हो जाते हैं। राजस्थान में एक लड़के का मर्डर हो गया क्योंकि उसने मूछें रखी थी।
और मूछों में वो हैंडसम लग रहा था, इसकी वजह से उसका मर्डर हो गया। ये क्या है भाई? यानी और ऐसे नरेशन को अभी की पॉलिटिक्स बढ़ावा भी दे रही है। तो मेरा वैसे आप ये जो राइज ऑफ हिंदुत्व है इसको कैसे देखते हैं? ये हिंदुत्व जो है वो क्या कर रही है? हिंदुत्व का वर्ड, इसको आप एक एक्स ब्राह्मण किस नजर से देखते हैं? और जो ये आरएसएस का और ये जो सनातनिज्म का जो हिंदुत्व वाला नैरेटिव है, ये इंडिया को डैमेज कर रहा है, हमें बात समझ में आती है। कर रहा है तो कितना कर रहा है, और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है अगर इसके ऊपर कोई काम ना हुआ, ह्यूमन राइट्स वालों ने काम ना किया, रैशनल लोगों ने काम ना किया, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक्चुअली ये हिंदुत्व की जो ये अभी राइजिंग ऑफ हिंदुत्व की चल रही है पूरी मुहिम, ये आप बोलेंगे कि इसको कंट्रोल ना किया गया तो क्या होगा? सिविल वॉर होगा, और कुछ नहीं होगा। सिविल वॉर होगा और जबरदस्त सिविल वॉर होगा, मेरा ये मानना है। और मैं तो ये मान रहा हूं कि 5-6 साल में हमको दिखेंगे, ये दिन देखने पड़ेंगे कि लोग सड़कों पे एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म आपको उसी तरफ ले जाता है, और कोई उसका रास्ता नहीं है। आप बाहर निकलोगे तलवारें लेके एक दूसरे को काटोगे, क्या करोगे? तो अभी इतना बकवास नरेशन शुरू हो गया है अभी ये मिशन कश्मीर फाइल को लेके और सब जगह पे। आप सोचिए कि मैंने जब इंडिया छोड़ा था आज से 10-12 साल पहले, तब मैं सोच नहीं सकता था कि गौमूत्र वो बोतलों में भर के अलग अलग फ्लेवर में दुकान पे बिकेगा और लोग उसको खरीदेंगे नहीं, उसकी फोटो साथ में डालेंगे कि देखो मैं गौमूत्र पी रहा हूं, और उस पर प्राउड फील करेंगे। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था सर। कोई आदमी सोच नहीं सकता कि वो गोबर में लिपटा हुआ है, पूरा नहाया हुआ है गोबर से, और वो अपनी लाइव वीडियो डाल रहा है फेसबुक पे कि देखो मैं गोबर से स्नान करता हूं, और उसका प्राउड फील करता है। यानी जहालियत का प्राउड फील करना, ये अभी की जो गवर्नमेंट है ना, उसका नरेशन है कि आप अपनी जहालियत पे भी प्राउड फील करो। यानी अभी तो फेसबुक में कुछ लोग होते हैं, हम तो भाई पूरे हिंदुइज्म को मानते हैं, हम तो ग्रह ज्योतिष सब मानते हैं और इसको प्राउडली कहते हैं। तो जो बात पहले छिप के लोग करते थे, अब इसको प्राउडली करने लगे हैं कि भाई ये तो पार्ट ऑफ कल्चर है, हमारा कल्चर है, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। और जो उसको फॉलो नहीं करते या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको गालियां देते हैं। मगर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका हिंदुइज्म को गलत समझने का जो एक सिंगल पॉइंट है, किस वजह से आप समझते थे, और आपने क्यों मुनासिब समझा कि आपने इसे छोड़ दिया? हाँ, मगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर आपने सोचा और आपने कहा यार नहीं, इससे मैं रिकंसाइल नहीं कर सकता? सबसे बड़ा पॉइंट है कास्ट सिस्टम और औरतों के हुकूक। हिंदुइज्म में, यानी मेरी जो फैमिली है पूरी मेल डोमिनेटेड फैमिली है। हमारी फैमिली में आज तक औरतों को बाहर पैसे कमाने नहीं भेजा जाता। वो ये मानते हैं कि भाई ये हमारी जो मर्दानगी है ना, उस पे एक चोट के खिलाफ है। हाँ, उसके खिलाफ है कि हमारी वाइफ कमा के लाए, ये तो हमारी मर्दानगी पे बड़ी चोट है। और मेरी वाइफ तो मैंने जब शादी की तब जॉब करती थी और मैंने उसको कभी रोका नहीं, तो मुझे तो बहुत गालियां पड़ी है इस पे कि ये तो जोरू का गुलाम है। और मेरे फैमिली के अंदर ये भी कंपलसरी था कि बहुओं को साड़ी पहननी पड़ेगी। वो घूंघट नहीं था, पर ये कंपलसरी था कि साड़ी पहननी पड़ेगी। और मेरी वाइफ ने आते ही जीन्स पैंट, टी शर्ट, तो वेस्टर्न कपड़े जो पहनना था मैंने सब पहनने दिया। और उसमें मेरे फादर मदर का भी सपोर्ट था कि हाँ भाई इसको जो पहनना है पहने, नंगी तो नहीं घूमती ना। तो उस पर भी मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, क्योंकि ये सब मैंने तोड़ा है अपनी फैमिली में, मैंने ये सब तोड़ा है। तो ये चीज मुझे अखरती थी। एक दूसरी चीज है, आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहना चाहिए, ये वो, पर आपको शायद मालूम नहीं होगा इंडिया में ज्यादातर हिंदू है वो मुसलमानों के घर का पानी नहीं पीते। खास करके जो उच्च वर्ण हिंदू होते हैं वो मुसलमानों के घर का पानी नहीं पीते, चाहे कितनी भी दोस्ती हो। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि मुसलमान के घर का पानी पिएंगे तो हमारा धर्म गया।
हमारा रिलीजन चला गया, हम मुसलमान मगर हो गए। क्या वो नीच जात का भी पानी तो नहीं पीते ना? दोनों बातें एक तरह है। अरे एक टाइम पे मैं, हाँ वो भी है नीच जात का, पर एक टाइम पे नीच जात का पी ले, पर कोई पंडित होगा ना, अकीदे वाला पंडित, वो मुसलमान के घर का पानी नहीं पिएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे जब मैं छोटा था, मेरे पड़ोस में मुस्लिम फैमिली रहते थे, वो वोरा थे, गनी चाचा, और हमारे होमली रिलेशन थे, यानी वो हमारे घर पे आते थे, हम उनके घर पे जाते थे। पर हम जब उनके घर पे जाते थे तो एक बर्तन में मेरी माँ पानी लेके जाती थी उनके घर पे, और हम उसी में से पानी पीते थे, उनका घर का नहीं पीते थे। और वो और भी ये उनके समझते सामने थे, आप ऐसा करते थे? हाँ, उनके और सामने ऐसा? उनको बुरा भी नहीं लगता था, उनको बुरा नहीं लगता था। वो बोलते थे हाँ पंडित लोग हैं भाई, हमारे घर का पानी नहीं पीते। और कभी ऐसा होता था कि मैं उनके लड़कों के साथ खेलने गया उनके घर पे और मुझे प्यास लगी, तो वो मुझे पानी नहीं देते थे, वो बोलते थे अपने घर पे जाके पी, हमें गुनाह लगेगा, हम पंडित के लड़के अच्छा। को पानी नहीं दे सकते। तो ये भी है कि एक तरफ से आप बोलते हो दूरियां मिटनी चाहिए, ये मजहबी दूरियां, पर आप छोटे छोटे पॉइंट, ये चुभता था, मुझे भी चुभता था कि भाई हम क्यों पानी, मैं हमारी माँ से पूछता था कि भाई जो जो नलके से पानी हमारे घर पे आता है वही उससे ही पाइप आ से रहा है। पानी उनके घर पे आता है, प्रॉब्लम क्या है? वो बोले नहीं। तो अजीब से है, कुछ ऐसे डॉगमाज है, बहुत सारे ऐसे डॉगमा है, और खास करके कास्टिज्म बहुत बकवास चीज है। मेरे घर में कास्टिज्म की पकड़ थोड़ी कम थी, फिर भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। बचपन में मुझे बताया गया था कि भाई हम ऊंचे लोग हैं, मेरे फादर ने ही बताया था। इतने पढ़े लिखे आदमी, इतने पढ़ने वाले आदमी, वो भी इससे बाहर नहीं आए थे ऊंच नीच से। वो बोलते थे कि हम ऊंचे हैं, हमें ही जनेऊ पहनने का हक है, हमें ही वेद पढ़ने का हक है। तो ये मानते थे, और ये डीएनए में घुसा हुआ है, उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। और अभी तो ये हुआ है ना कि ये पॉलिटिक्स जिस तरह से चल रहा है, वो एक्चुअली ये होना चाहिए था कि यंगस्टर में कम हो, बहुत ज्यादा ये हो गई है। कास्ट। अब तो बहुत ज्यादा हो गई है सर। जब मैंने इंडिया छोड़ा था और आज का इंडिया, आज ये डॉगमास बड़े हैं, ये कट्टरता बड़ी है, फेनेटिज्म बहुत बड़ा है सर। मगर आप क्या समझते हैं, इसका रिवर्सल पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, सोचना शुरू करें, बस यही काम करना है और कुछ नहीं, सोचना शुरू करना है जिसपे मगर मगज पे। एक मूवमेंट हाँ, आप जैसे लोग और जितने एथियस्ट हैं इंडिया से अब हमारे सामने आ रहे हैं, वो लोग हम्म, एक मूवमेंट चला रहे हैं। हाँ आप जी। क्या समझते हैं कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा, कब होगा? नहीं, हो तो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, पर हो तो रहा है। मुझे भी ईमेल आते हैं, मुझे भी कमेंट्स आती है कि भाई हम पहले ऐसे थे, अब हम में चेंज हुआ है। मुस्लिम के भी आए हैं, हिंदू के भी आए हैं। कुछ लोग फोन कहीं से नंबर लेके कांटेक्ट भी करते हैं, मैं बहुत अवेलेबल रहता हूँ, मैं कुछ छुपाता वुपाता नहीं हूँ, मेरा सब ओपन ही रहता है। मैं डरता भी नहीं हूँ, मेरे आसपास अभी अफगान फैमिलीज ही रहती है, उनको भी मालूम है कि मेरी ये चैनल चल रही है और मैं बातें करता हूँ, इस्लाम के खिलाफ भी बातें करता हूँ, पर कोई अब तक तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। नहीं, मगर आप जिधर रहते हैं वहां पे इतना इस तरह का इश्यू हो भी नहीं सकता है। हाँ, होता भी नहीं है, एटलीस्ट सही अगर बात कोई है। हो भी तो आप फोन करेंगे तो आपको पुलिस तो सपोर्ट करेगी ना। हाँ पाकिस्तान और बिल्कुल इंडिया बिल्कुल, जैसे 10 मिनट मुल्कों में में आ तो जाएगी पुलिस ही पुलिस। पहले आपकी दुश्मन बन जाएगी। हाँ, राइट राइट। तो हाँ ये है, चेंजेस तो आ रहे हैं, पर मैंने बोला ना कि जिस तरीके से और जितनी स्पीड से आने चाहिए वो नहीं हो रहा। और इसके लिए एक ही काम करना है, बस दिमाग की खिड़कियां खोलनी है, और तो क्या है, दिमाग खुला रख के इंसान अपने मजहबी अकीदों पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करे, अपने आप सब गिरने लगेगा सर। ये सब बकवास लिखा है, क्या है इसमें? कहां कहां से कहानियां, कैसी कैसी कहानियां गढ़ी हुई है कि कभी कभी तो हंसी आती है पढ़ते हैं तो, कि ये क्या लिखा है, बकवास। फिर भी लोग इसको मानते हैं और उस पर प्राउड भी फील करते हैं, तो क्या करें अब। यही इसीलिए तो ये हम डिस्कशन वगैरह चैनल पे करना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि अभी रेशनल जो आइडियाज है उसकी इम्पैक्ट होना भी शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चैनल्स भी हो गई है ना, तो लोगों तक बात तो पहुंच रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई चलो, आपकी बात सही है, पर ईश्वर तो है, कोई एनर्जी है, तो वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं।
स्पिरिचुअल इतने बुरे नहीं है जितने ये हाँ मजहबी इतने लोग हैं। हाँ एग्जैक्टली, इसमें तो बात मानते हैं जो हाँ, कट्टर कोई अपने, मजहबी है, जो ये हाँ जो जिहाद में मानता है, जो कास्ट सिस्टम में मानता है, जो गोबर में और गाय मूत्र में और गौमूत्र, ऊंट के पेशाब में मानता है, मेन प्रॉब्लम वो है क्योंकि वो एक ऐसे, मतलब एक बात है ना कि कोई ऊंट का पेशाब पिएगा तो वो इतना पथेटिक है कि वो फिर किसी और, जो आदमी वो इतना स्टूपिड है कि वो ऊंट का पेशाब पी सकता है, तो आप सोचेंगे वो किसी और बात के बारे में तो सोचेगा ही नहीं। गाय का बिल्कुल पेशाब जो पी सकता है वो किसी और बात के बारे में सोचेगा नहीं, उसे कोई एविडेंस, कोई साइंस बता लें आप, कुछ भी नहीं होगा उसे, क्योंकि वो, ये गिरने का लेवल है ना, अकल से इतना नीचे गिर चुका है कि अब वो किसी बात को भी नहीं सोचेगा। कल ही का वाकया है। कल सलीम भाई की स्ट्रीम में था, सलीम नास्तिक की, तो वहां पे एक हिंदू क्रांति करके जनाब आए और उन्होंने गौमूत्र की तारीफ करना शुरू किया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई आप तो फिर गोबर भी खाते होगे? वो बोले हाँ मैं तो गोबर भी खाता हूँ, उसमें क्या बुराई है। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, अब आपसे कोई बात नहीं हो सकती। तो वो अब तो क्या बात सुपरस्टार है करूं इस मैं काम इससे? का। जो आदमी गोबर खाने में प्राउड फील करता हो, उसको आप क्या समझाओगे सर? हाँ बिल्कुल वैसी बात है ना कि अकल तो बेच दी है अब बेचारों ने, तो अब क्या किया जाए। मगर एक चीज है, आप क्या समझते हैं कि इस्लाम का और हिंदुइज्म का जो क्लैश हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है, मुझे हम्म। लगता है कि शुरू तो बड़ी देर से था मगर कुछ शदीद हो रहा है अभी इस वक्त। हाँ। आप क्या समझते हैं कि अगर ये किसी वक्त खून खराबे में आया हम्म। तो इससे क्या बनेगा आगे? हाँ, मुझे तो अभी मेरी तो दो बड़े रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है मेरे एरिया के, यानी वैसे तो इंडिया के हैं पर गुजराती में लिखते हैं। उनका रिस्पेक्ट तो पूरे इंडिया में है। उनको, उन लोगों से मैंने डिस्कशन की थी अलग अलग टॉपिक पे, और वहां पे मैंने यही पॉइंट रखा था। तो उनका खुद का भी यही कंक्लूजन है कि फ्यूचर में सिविल वॉर होगा, और हो सकता है फिर से इंडिया टुकड़ों में बढ़ जाए। और एक जर्नलिस्ट मेरे जो टच में है, वो भी बहुत अच्छे और माने हुए जर्नलिस्ट है, माने हुए, वो कह रहे थे कि एक्चुअली ये आरएसएस का प्लानिंग ये है कि भाई धीरे धीरे करके कंट्री को सिविल वॉर की तरफ ले जाना, और जैसे ही सिविल वॉर शुरू हो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देना, और डेमोक्रेसी को खत्म कर देना। तब अब ऐसे बड़े जर्नलिस्ट जो पैनी नजर रखते हैं पूरी पॉलिटिकल जो मूवमेंट होती है उस पे, वो लोग ऐसे स्टेटमेंट देते यानी हैं, तो हमें हिंदुस्तान भी बनेगा सोचना। पाकिस्तान? हाँ जी। यानी हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान? हाँ 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 मार्शल हाँ लॉ लगाना, इमरजेंसी लगाना, हाँ, इमरजेंसी अभी तो मुशर्रफ। उसमें कंपटीशन भी अगर तो है सर, अगर कंपटीशन में इमरजेंसी है। का वर्ड, अब इमरजेंसी का वर्ड को बोले ना तो मेरे जेहन में परवेज मुशर्रफ आता है, मार्शल लॉ का लफ्ज को बोले ना मेरे जेहन में जियाउल हक आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी कंपटीशन क्योंकि में है ना, हम जहालत में और मजहबी कट्टरता में बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कंपटीशन में है कि भाई आप जितने फैनेटिक हो, आप जितने रिजिड हो, और आप जितने मजहबी हो, बस हमें उतना ही बनना है, और ऐसे ही आप कांड करने समझते हैं हैं। कि इंडिया में ब्लास्फेमी लॉ पास हो सकता है? मुश्किल है। इसकी वजह बोलता हूं मैं। हिंदुइज्म है ना, उसमें गॉड को क्रिटिसाइज करना और गॉड को गालियां देना जायज है। यानी भक्त हाँ होता है वो ये तो है, भगवान से ये तो झगड़ा है। कर सकता है। हाँ ये तो है। ओके, ये पुरानी एक ट्रेडिशन रही है। तो ऐसे भी मैं बोलता हूँ ना, देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ, सब मजहब के खिलाफ बात करता हूँ, पर मुझे अभी फैमिली से बाहर नहीं किया। मेरे रिश्ते वैसे ही है, मेरे मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पे भी जो मजहबी दोस्त है मेरे सारे, वो ऐसे ही रिश्ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। मुझे इस पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि तू नास्तिक क्यों हुआ और हम तुझसे रिश्ता नहीं रखेंगे। यहां तक कि मगर मेरे फर्ज जो, करेंगे आप हिंदुस्तान में ही होते और कल को आपने अपने बच्चों की शादी करनी होती तो तब तो प्रॉब्लम उधर ही होना था। नहीं सर, मैं तो ये बांधने वाला बंदा ही नहीं हूं ना, उनको जो मर्जी है नहीं नहीं, जिसके वो साथ बात शादी आपकी कर। ठीक है, बात आपकी हाँ ठीक है, मगर फर्ज करें कि आप आपने एक आउट ऑफ कास्ट शादी की, आप एथियस्ट हैं, आपके बच्चे, मुझे नहीं पता कि उनका क्या स्टेटस है, मगर कल को हाँ, अगर एक ही आप है। शादी करते तो फिर प्रॉब्लम तो हाँ होना था। शायद, यानी डिपेंड्स करता है। मैं यदि अपनी ही कास्ट मगर में एक बात और अरेंज है, मैरिज करने जाऊं, अरेंज तो मैरिज प्रॉब्लम करने होगा। जाऊं तो प्रॉब्लम होगा। यदि मेरी लड़की अपने हिसाब से लड़का चुनती है जो उसके जैसा ही ब्रॉड माइंडेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
मगर एक और बात है, क्या अरेंज मैरिज में भी आपको अपने जैसे लोग मिल सकते हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की और हाँ फिर हाँ आपके बच्चे उनसे शादी कर लें, उनको हाँ कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं बहुत, होगा? हाँ ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, ऐसे बहुत मिल जाएंगे, वो तो हम्म। बहुत है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। मेरी फैमिली में नहीं है, पर हाँ बहुत एग्जाम्पल देखे हैं मैंने, ब्राह्मणों में ही देखे हैं। तो वो तो कोई तो इतना बड़ा मसला। बेसिकली हाँ जी। मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक चीज है ना कि आपने हिंदुइज्म छोड़ा, आपने हिंदुइज्म इसी बुनियाद पे छोड़ा कि हिंदुइज्म उतना अच्छा नहीं था, हाँ बिल्कुल। या यानी आपने अच्छा हिंदुइज्म इसलिए क्या सर, छोड़ा कि वो बकवास ठीक बोलता नहीं हूं था? मैं तो, हाँ, मैं तो बकवास बकवास बोलते बोलता हैं हूँ। आप। हाँ तो आप में चेंज क्या आई? जब आप हिंदू थे तो कैसे थे? खैर आपने जो बताया मुझे उसके मुताबिक ऐसे लगता है कि आप शुरू से ही थोड़े इतना ज्यादा वो नहीं थे, हाँ मगर चेंज फिर भी कुछ आया तो सही। क्या समझते हैं कि क्या हाँ। चेंज आया? एक्चुअली जो रिलीजियस और सोशल मोरालिटी के डॉगमा थे उनसे मैं बाहर निकला, और एक्चुअली ह्यूमनिस्ट ज्यादा बना मैं, और एक्चुअली जो हमारी मोरालिटी कनेक्टेड विथ ह्यूमनिज्म, उसमें मैं आ गया। पहले मैं ये समझता था कि मीट खाना पाप है, बुरा है। अब मैं ये समझता हूँ कि भाई मैं नहीं खाता, कोई दूसरा हाँ खाता है तो वो गलत नहीं कर रहा, वो पाप नहीं कर रहा। तो ये चेंजेस आए। और जैसे वो मजहबी थोड़े होते हैं कि यहाँ पे ये करना गुनाह है, वहां पे वो करना गुनाह है, ऐसे बकवास गुनाहों में से मैं बाहर आया। और मेरा बचपन था ना, वो जैसे मैंने बताया कि मेरी जो दादी माँ थी वो भूत प्रेत चुड़ैल उसकी कहानियां बहुत सुनाती थी। और मेरा तकरीबन मैं 12-13 साल का था तब तक तो मैं अंधेरे में जाने से डरता था, और ये हाँ। भूत प्रेत चुड़ैल जिन्नात उसमें बहुत बिलीव करता था। और बहुत बड़ा ट्रॉमा है ये तो मेरा अपना अरे भी यही सर, हाल था ना। ये तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है, बच्चों के लिए तो मुसीबत है, ये रात को अकेला बैठ के पढ़ नहीं सकता। हाँ राइट, ये बिल्कुल मेरी हालत थी, बिल्कुल मेरी हालत थी। और जो आप बोल रहे हो ना, ऐसे डर डर के सिसक सिसक के मैंने रातें भी गुजारी है। यानी बहुत खतरनाक वो एक्सपीरियंस थे मेरी लाइफ के। वो यदि मैं रेशनल नहीं होता, और ओशो ने भी ये बकवास किया है, ऐसा नहीं है। ओशो भी भूत प्रेत कुंडली काला जादू सबको पहले एक बार आपको लॉजिक पे ले जाएंगे, और फिर पिछले ओशो को जब देखेंगे, जब वो सच में ओशो बन गए। पहले वो आचार्य रजनीश और भगवान रजनीश थे, तब तक ठीक थे। फिर ओशो बने ना, तब पूरे बाबा हो गए। फिर तो हम्म। उन्होंने ये सबको एंडोर्स किया है कि ये सब भी होता है, भूत प्रेत आपको परेशान भी करते हैं, काला जादू भी होता है। कहीं कहीं से लॉजिक लाके उसको प्रूव करने की कोशिश की है। पर उस टाइम पे मैं ओशो को बकवास मानता था, उस पॉइंट पे मैंने कहा छोड़ो यार, ये ऐसे ही बाबा जी बकवास कर रहे हैं। तो वो मैं निकल गया, वरना आज भी देखो, यदि मैं वो बिलीव करता होता तो मेरी लाइफ में काफी कुछ सुपरस्टिशियस ऐसे होते जिसपे मेरी एनर्जी मनी बहुत कुछ खर्च हो सकता था, वो बच गया। अभी ये है ना कि हमारे यहाँ रिचुअल्स पे बहुत खर्चा होता है, खास हाँ करके एग्जैक्टली। ब्राह्मणों में, कि भाई आपने मकान पाकिस्तान में बनाया। भी इतना कोई फर्क नहीं है, पाकिस्तान में भी हाँ, फर्क नहीं है, बहुत है। तो वो भी पूरे पैसे बच गए। मैं तो बोलता हूँ सब रिचुअल्स बकवास है। यानी मेरे फ्रेंड मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं बोलता हूँ हाँ मैं आऊंगा भी खाना खाने, पर मेरे लिए बकवास चीज है, मैं पूजा में नहीं बैठूंगा। हम्म। मैं बोल देता हूँ, मुंह पे बोल देता हूँ। और उनको भी पता है कि ये बंदा ऐसा ऐसा सोचता है। पर एक प्लस पॉइंट है सर, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, हिंदुओं में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जितना हिंदुइज्म दूसरे लोगों छोड़ते को हुए होता है। उतना प्रॉब्लम नहीं होता, मुर्तद की हाँ सजा मौत नहीं है। हाँ, नहीं है, एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो बात है, इसमें तो कोई इनकार वाली बात नहीं। मगर मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हर रिलीजन ही, हिंदुइज्म शायद उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था जितना इस्लाम था, या शायद क्रिश्चियनिटी भी उतनी, तो उससे भी कम हो, मगर फिर भी प्रॉब्लमेटिक तो था ना। इंसान हाँ मजहब के बिल्कुल बगैर बिल्कुल। काफी अच्छा इंसान और होता है। अब तो सर, अब प्रॉब्लमेटिक हो गई है। यानी भले ही मैं यहाँ पे चेहरा दिखा के बात करता हूँ, पर जब मैं इंडिया जाऊंगा तो संभल के रहूंगा। मेरे करीबी हाँ। रिश्तेदार और दोस्तों को ही बताऊंगा मैं इंडिया आ रहा हूँ। और मैं जितना चाहूंगा उतना अपने आप को छुपा के रखने की कोशिश करूंगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं खुलेआम सीना तान के अब निकल सकता हूँ, क्योंकि हम्म। यहाँ पे भी वहां पे भी मॉब लिंचिंग हो सकती है। अब मुझे उतना भरोसा नहीं हाँ, है। ये सिखों ने जो कर दी, सिखों ने जो 3 मॉब लिंचिंग्स कर दी कि 4 हाँ मेरे ख्याल है।
हाँ, थोड़ी तो नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो अब ये है कि सिखों ने, मुझे लग रहा है सिखों में वैसे पहले भी हुई हैं जिनका कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया था, मगर आई थिंक के सिखों में ये फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गई है, और हाँ मेरे ख्याल में मुसलमानों का भी इसमें उनको देख के भी काफी रोल है। और अब ऐसा भी पॉसिबल है कि हिंदू भी कर सकते हैं। सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं अगर किसी दिन इंडिया से कोई मॉब लिंचिंग मजहब के नाम पे हुई हो तो। सर, एक्चुअली अब तो मुझे ये लगता है कि हमारे मुआशरे में सारे लोगों ने तालिबान को रोल मॉडल चुना है कि हमें इसके जैसा बनना है, मजहब में हमें उतना कट्टर बनना है, इतना फैनेटिक बनना है और किसी को बर्दाश्त नहीं करना है। यानी कोई भी हमारे मजहब के बीच में आए तो उसको मार डालना जायज है। ये मेंटालिटी क्रिएट होनी शुरू हो गई है, कुछ लोगों की तो बन गई है। यानी कुछ लोग तो फेसबुक पे आके बोल देते हैं कि तेरे जैसे को तो खत्म कर देना चाहिए। अब ये कॉमन हो गया। हाँ, एक टॉपिक रह गया जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग होती है, काउ स्लॉटर के ऊपर। हाँ, ये मुझे बताएं कि ये काउ स्लॉटर वाला जो इशू है ये इंडिया की कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, मगर क्या आप ये समझते हैं कि ये भी पर्सनल ग्रज रख को सॉल्व करने के लिए, पर्सनल वेल डाटा को सॉल्व करने के लिए काउ स्लॉटर वाला इल्जाम लगता है मुसलमानों के ऊपर, या इसमें कोई क्या मतलब क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए भी ये करवाया जाता हो, पर्टिकुलर अपने गुर्गों के द्वारा कि भाई जाओ एक आध ऐसा बंदा ढूंढ के लाओ जिसको तुम ठोक बजा के सीधा कर सको क्लाउस ऑटर के नाम पे। ये भी है। दूसरा आपने बताया वो भी है कि पर्सनल खुन्नस निकालना है, खुंदक निकालनी है मुझे किसी पे और अपना स्कोर सेटल करना है। तो वो मुसलमान है तो इजी है ना, फिर इसके घर पे गाय काटी हुई पड़ी है, चलो भाई सब लोगों को लेके जाओ उसको मार डालो, बात खत्म। तो ये भी है। पर मुझे लगता है ये पॉलिटिकल ज्यादा है और पॉलिटिकल नैरेशन शुरू करने के लिए ये शुरू किया गया। फिर तो क्या होता है, एक बार पॉलिटिकल नैरेशन शुरू हो जाता है ना, फिर लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। जो ऐसे बंदे होते हैं कट्टर वाले, वो अपने हाथ में ले लेते हैं कि हाँ भाई इन्होंने किया तो हम भी करेंगे। फिर ये शुरू हो जाता है। मगर एक चीज लोग भूल जाते हैं, काउ स्लॉटर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं मरते, दलित भी बहुत मरते हैं। दलित भी, वो भी है ना, वो भी जो चमड़े का गाय काम का करते हैं ना। जो चमड़े का काम करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मरते हैं उस पे, बिल्कुल उनके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल बहुत सही ज्यादा बात लगता है इल्जाम। है। राइट। वो किसी मुर्दा गाय को भी उठा के लाएंगे तो लोग ये कह देंगे तुमने स्लॉटर की। और उसमें ज्यादातर मुझे लगता है पर्सनल स्कोर सेटिंग होती है इसमें, क्योंकि इसमें हल्ला मचाने वाला बंदा होता है, वो कोई ना कोई ऐसा दिमाग में रख के ही करता है कि इसे ठीक करना है। जो ऊना में हुआ था वो वहीं से शुरू हुआ था, जो दलितों को मारा गया था अधनंगा करके और पूरे गांव में घुमाया गया था, वो पर्सनल स्कोर सेटिंग जैसा ही था। तो ये होता है, सही है। और इसके पीछे बिजनेस चलता है सर, लोगों ने किताबें लिखी है। ये जो सो कॉल्ड गुंडे हैं, गौरक्षक, सो कॉल्ड गौरक्षक जो गुंडे हैं, हकीकत में ये लोग गुंडे हैं। ये फिरौती वसूलते हैं, हफ्ता लेते हैं कसाईयों के पास से। इनका पूरा बिजनेस है। इनका एरिया फिक्स है कि इतना एरिया मेरा है, इसमें से तू गाड़ी लेके निकलेगा तो तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। इसके आगे का एरिया है वो इसका है, तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसको तू संभाल। तो ये पूरा बिजनेस चलता है। एक रिपोर्टर था, वो पठान बन के घुमा था, कसाई बन के, और उसने पूरी रिसर्च करके किताब भी लिखी है इस पे। अच्छा, यानी काउ स्लॉटर से रोकने वाले जो हैं उनकी भी गुंडागर्दी है कि गाड़ी गुजरने के पैसे लेंगे वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मजहब एक तरह का धंधा ही है सर, और क्या है, बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हर कोई अपना अपना हिस्सा निकाल लेता है किसी भी पॉइंट पे। चलें सर, आखिर पे आप कोई मैसेज लोगों के लिए जो कि रैशनल बनते हैं, जो कोई भी मजहब छोड़ते हैं, चाहे वो इस्लाम छोड़ते हैं, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, कोई भी और रिलीजन छोड़ते हैं, एक बात तो है कि आपको लोनली तो फील होता है। तो आपने जब ये छोड़ा तो आपको किसी लेवल पे तो लोनली फील हुआ होगा। मैं तो ये मानता हूं कि कुछ लोगों को यदि ठीक से सोचना समझना शुरू ना करे तो डिप्रेशन भी शुरू हो सकता है, क्योंकि आपके सारे सहारे टूट जाते हैं ना। मजहब एक सहारा होता है इंसान के पास, और आप अपने ही हाथों से अपना सहारा तोड़ देते हो, एक पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि बचपन से आपने अपनी एक
अपना एक इमेजिनरी स्टैच्यू क्रिएट किया होता है दिमाग के अंदर, वो भी आप खुद ही तोड़ते हो, उसको मिटाते हो। ये सर बहुत बड़ा काम है, वो आसान नहीं है, क्योंकि आपको अपने ही बनाए हुए जो इमेजिनरी घरौंदे होते हैं, मकान होते हैं, उसको अपने ही हाथों से तोड़ना होता है। तो एक ये बड़ा ही इनर स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट वाला काम है, तो काफी लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो ये बात सही है आपकी। और दूसरी चीज ये है कि भाई आपको अपनी दिमाग की खिड़की ही खोलनी है और कुछ करना नहीं है। बस दिमाग की खिड़की खोल के रेशनली सोचना शुरू करे तो अपने आप ये सारे मजहब ढह जाएंगे। और मैं सबसे ज्यादा ऊपर रखता हूँ, रेशनलिटी से भी ऊपर रखता हूँ ह्यूमैनिटी को। मैं ये मानता हूँ कि एथिज्म विदाउट ह्यूमैनिटी इज पैरालाइजिंग। हाँ, कुछ भी नहीं है। फिर तो आप एथिज्म वैसे ही कुछ नहीं है, एथिज्म हाँ, वैसे ही कुछ नहीं है। एथिज्म सिर्फ ये है कि मैं किसी खुदा में नहीं मानता, किसी मजहब में नहीं मानता। हाँ, एथिज्म मुझे और आपको नहीं बता रहा कि कैसे हमने जिंदा रहना। राइट। और एथिज्म एक कुछ बार नहीं है आप, वैसे। हाँ वैसे सर एक बार आपने ये छोड़ दिया कि भाई मैं मजहब में भी नहीं मानता, खुदा में भी नहीं मानता, यानी आपके लिए फिर कोई मोरल स्टैंडर्ड रहा ही नहीं। ऐसे एथियस्ट खतरनाक हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी इंसानियत में बिलीव करता है एथिज्म के साथ साथ, और इंसानियत की रिस्पेक्ट करता है, वो आदमी कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने पहले आती है इंसानियत, बाद में आता है एथिज्म। वो एक टाइम पे एथिज्म को छोड़ सकता है, इंसानियत को नहीं छोड़ेगा। मेरा हाँ, पॉइंट वो ये बात है। है। हाँ, मगर वो वाले जो एथियस्ट है ना, जो किसी चीज को भी नहीं मानते और खतरनाक हो सकते हैं, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि वो वापस मजहबियों की सफों में ही छुपे हुए हैं। हाँ, उन बिल्कुल सर। क्योंकि क्योंकि अगर वो एथियस्ट लोगों के दरमियान भी आए ना, तो वो पहचान लेते हैं कि यार ये ड्रामा कर रहे हैं, ये कुछ ड्रामा कर रहा है, सही ये है। गड़बड़ है इनके साथ कुछ। ठीक है, मगर बिल्कुल ये बिल्कुल। मजहबी लोग उनको नहीं पहचान पहचान सकते। ये अपनी सफों में छुपे हुए मुनाफिकों को या हिपोक्रेट्स को नहीं पहचान सकते। हम पहचान लेते हैं, हमें पता चल जाता है। राइट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हाँ, आप बात जो कर रहे थे उसे कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो बस मेरा कहना यही था कि इंसान को और कुछ तो नहीं करना, सिर्फ अपनी दिमाग की खिड़की खोल के एक बार फिर से जो भी उसके अकीदे है, जिस पे उसका ईमान है, जिस पे उसकी श्रद्धा है, उसको रीचेक करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। सर इतना इंसान करने के लिए रेडी हो जाए ना, हालांकि उनको भी पता है कि ये रीचेक करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं ठहरेगा, इसलिए वो बोलते हैं ये बात ही मत करो भाई, हमारा अकीदा है, बस बात खत्म। इस पे आगे की कुछ हम सोचने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि सोचने बैठेंगे ना तो ये गिर जाएगा। मेरे भी खानदान में जब बातें होती थी तो वो लोग ये बोलते थे कि भाई तू तो बहक गया है, हमें हमें तो श्रद्धा है, श्रद्धा महान होती है, हमें क्यों सोचना है, हमें श्रद्धा है, बस भगवान है तो है, कर्मा है तो है, ज्योतिष है तो है। अब यहां तक कि मैं एक मगर इंसिडेंट जो बताऊं, लोग, मैं हाँ जी, आपको हाँ एक इंसिडेंट बताऊं, बहुत बढ़िया है। मेरे फूफा जी है ना, वो ज्योतिष है। अब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया तो मेरी आर्गुमेंट पावर थोड़ी बढ़ गई थी, तो वो ऐसे ही मैं जाता था तो कुछ ना कुछ ऐसे ही ज्योतिष रिलेटेड कोई भी बात बताते थे, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे आप ये बताओ कि वो बोल रहे थे ये गुरु पे, कि गुरु के तू ये मंत्र करेगा, ऐसा माना जाता है कि गुरु है ना वो जो हमारी स्टडी होती है उसमें हेल्प करता है। तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई ये गुरु के तू मंत्र करेगा तो तेरी स्टडी में हेल्प हो जाएगी, ये मंत्र मैं लिख के देता हूँ, इसको तू हर रोज किया कर। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये गुरु है, वो तो है तो ग्रह ना, एक प्लेनेट है, और उसमें वही है धूल मिट्टी वगैरह। तो वो बोले हाँ। तो मैंने कहा गुरु को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मेरे नाम के मंत्र कर रहा है, इसलिए मुझे उसको फायदा करना है, ये मुझे समझाओ तो मैं करूंगा। तो लठ लेके मेरे पीछे पड़े थे। और उसी उनके साथ दूसरी बहस ये हुई थी, मैंने कहा ये जो सन है और मून है, सन है वो स्टार है, मून है वो सैटेलाइट है, और आपके ज्योतिष में सन को भी प्लेनेट बताया गया है, मून को भी प्लेनेट बताया गया है, तो साइंस सही या ज्योतिष सही?
तो वो बोले साइंस जाए भाड़ में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ये प्लेनेट है तो उनके बाप को भी प्लेनेट होना पड़ेगा। तो ये है ना, रीथिंकिंग करने को, अलग तरह से सोचने को रेडी होगा इंसान तो ही सोच पाएगा। ये लोग फेनेटिक बन के अपने मजहब को बचा लेते हैं दिमाग बंद करके। चलें सर, एंड पे उन लोगों के लिए कोई मशवरा जो अपना मजहब छोड़ रहे हैं, स्पेशली आप हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, तो हिंदू भी बहुत से अपना रिलीजन छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई मशवरा, डिप्रेशन में भी जाते हैं, सोसाइटी से बैकलैश भी आता होगा, उतना नहीं आता जितना मुसलमानों से आता है, तो उनके लिए क्या मशवरा कि उन्हें इस सारे प्रॉब्लम में खड़े कैसे रहना है? हाँ बिल्कुल, उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप सही राह पे हो और आपकी ही राह पे चल के हम थोड़े आगे निकले हुए हैं, तो हमारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, बहुत सारे चैनल उपलब्ध हैं, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं, लाइव में आके उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं, अपनी फर्ज समझते हैं कि कोई आदमी मजहब छोड़ रहा है तो उसकी हेल्प करना वो हमारी फर्ज है, तो हम भी आपको हेल्प करेंगे। और बस और कुछ नहीं करना, आपने जो राह चुनी है उससे पीछे नहीं हटना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएगी तो उसका सामना करो, और यही राह सच्ची राह है, और यही राह आपको ह्यूमैनिटी तक पहुंचाएगी। चलें सर, इसको फिर यहाँ पे एंड करते हैं। तो दोस्तों, आपने उत्पल याग्निक की बातें सुनी, इनके चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप अपनी कहानी हमें बताना चाहते हैं तो मुझे ghalib@ghalibkamal.com पे ईमेल करें, वो भी ईमेल जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपकी स्टोरी भी लोगों को बताई जा सके। इन इंटरव्यूज का जो मेन पर्पस है वो ये है कि उन लोगों की स्टोरीज बताई जाएं जो कि पहले उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जिससे आप शायद भी गुजर रहे हैं या जिसे आप स्टार्ट कर चुके हैं, ताकि आपकी हिम्मत बंधे, आपको समझ आए कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं, आप जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो कि आप जैसी ही सोच रखते थे, आप जैसे क्वेश्चंस थे जहन में, और उन्होंने जो है वो डॉगमा को खैरबाद कह दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक इंसान बन गए बस। और हम इस सीरीज का नाम ही इसीलिए मैंने इंसानियत का सफर रखा है कि जो इंसान मतलब छोड़ देता है, वो फिर उसकी ये आइडेंटिटी जब नहीं रहती तो वो क्या होता है, वो सिर्फ एक इंसान है। मैं एक इंसान हूँ, उत्पल याग्निक एक इंसान है, और हम सभी एक इंसान है। शायद कुछ देर को हम भूल जाते हैं कि हम इंसान के बजाय हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कोई ब्राह्मण, कोई शूदर, कोई फलां, कोई ढिमका, कोई सिख, कोई पंजाबी, कुछ बन जाता है, मगर असल में हम इंसान हैं। और इंसानियत तक आप कैसे वापस आते हैं, इस क्वेश्चन को करना जो है वो इस सीरीज का मकसद है। तो याग्निक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें टाइम देने के लिए। तो फिर हम जरूर आपको देखते रहते हैं आपको ऑनलाइन, तो जरूर आपसे बात होगी। तो चलें दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर छोड़ के जाएंगे आपको ये डिस्कशन कैसी लगी, किस तरह की। और याद रखिए, उत्पल याग्निक का चैनल जाके जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलें, हाँ गालिब तरफ सर, से जाते जाते मैं भी आपके व्यूअर्स को एक ही मैसेज देना चाहूंगा जो मैं हर बार देता हूँ अपने चैनल में, सोचिए, समझिए, डॉगमा छोड़िए, इंसान बनिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। चलें, हमारी तरफ से गुड नाइट जी, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।